मुझे इस मौके पर आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और पिछले वक्ता राजीव यादव की बातें जो मैंने सुनी और जो चीज़ें जानने को मिली, उससे जो बात बहुत संक्षेप में, बहुत थोड़े में मैं अपनी बात कहूँगा। उनका जो काम है, जो इतना ज़्यादा हिम्मत का काम है, उससे मेरी जो बातें हैं उसको और सहारा मिल रहा है, उससे मेरी बात और साफ तरीके से आपके सामने आ पा रही है। इसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एक छोटी सी एक कहानी जैसी चीज़ मुझे याद आ रही है। फासीवादी दौर जब जर्मनी और इटली में, यूरोप में 1930 के बाद आता है, उस समय जर्मनी के एक बहुत ही मशहूर, आप सब उनका जिक्र आप सब ने किया होगा, जानते होंगे, मशहूर नाटक लिखने वाले नाटककार और कवि बर्टोल्ट ब्रेख्ट की एक कहानी है कि उनके घर पर अगर कोई जाता है तो वो देखता है कि उनके घर पर किसी साइड टेबल पर एक गधा, एस, डंकी, तीनों हर भाषा में कहने, कोई उसमें डाउट न रहे, गधा। उस गधे के गले पर एक प्लेकार्ड लिखा रहता है, एक प्लेकार्ड झूलता रहता है, उस पर लिखा है, जर्मन में होगा ट्रांसलेशन में, सच्चाई ठोस होती है, द ट्रूथ इज कॉन्क्रीट, द ट्रूथ इज ऑलवेज कॉन्क्रीट, सच्चाई हर समय ठोस होती है। और ब्रेख्ट अपने दोस्त वॉल्टर बेंजामिन से कहते हैं, जब वॉल्टर बेंजामिन आते हैं उनसे मिलने और बगल में वो देखते हैं, तो ब्रेख्ट बेंजामिन से कहते हैं कि इसे भी ये बात समझ में आती है, इस गधे को भी ये बात समझ में आती है कि सच्चाई हर समय, हर वक्त ठोस होती है, द ट्रूथ इज ऑलवेज कॉन्क्रीट। पर ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ इस सरकार को, और जो लोग इस सरकार की तारीफ करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। उनके लिए अगर कोई घटना घटती है, कुछ होता है, तो ये नहीं पूछते हैं, जो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। और ये न पूछकर ये कुछ शब्द, कुछ एब्स्ट्रैक्शन उछालते हैं। जैसे अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, जो एक न्यूज़ रिपोर्ट आती है 31 अक्टूबर की घटना जो भोपाल में घटती है, उसके बारे में रिपोर्ट में सीधे आ जाती है कि 8 सिमी टेररिस्ट्स ब्रेक आउट ऑफ जेल एंड आर किल्ड। अब ये आप देखिए, वैसे तो लगता है कि हाँ 8 सिमी टेररिस्ट्स, तो यहाँ जो टेररिस्ट शब्द है ये तो अपने आप में बिल्कुल गलत तो है ही, क्योंकि ये अंडर ट्रायल में थे और कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। लेकिन ये कहना, जब ऐसी कोई घटना घटती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, पूछते हो, अपने आप से पूछते हो कि क्या हुआ, सीधे ये कहना कि ये सिमी एक, हाँ इसमें एक और है सेंटेंस, सिमी आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन, 8 सिमी आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन के लोग जेल से भागे और उनको मार दिया गया। तो इसमें सिमी टेररिस्ट, जहां टेररिस्ट प्रूव नहीं हुआ है, और सिमी आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन कह देने से आप पहले से ही जो एक पूरी चीज की छवि बना रहे हो, और आप जो कह रहे हो, जो आप बात कहना चाह रहे हो, वो जो सच्चाई है, उस चीज की सच्चाई है, उसकी रियलिटी को, उस सच्चाई की असलियत को, सच्चाई की सच्चाई को पहले से ही किसी धुएं में उड़ा रही है। क्योंकि आप कह रहे हो कि ये टेररिस्ट हैं, ये एक आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, और ये जेल से भागे और ये मार दिए गए। इसके बाद कोई सवाल बचता ही नहीं। तो इसलिए इस बात को मीडिया में और पार्टी के तरफ से और दूसरे लोगों, एजेंसीज की तरफ से कहना बहुत आसान हो जाता है
कि जो लोग आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, जो लोग टेररिस्ट हैं और जो जेल से भागे हैं, उनको मार दिया गया है। अब कोई अगर इसके बाद कहता है कि मार दिया जाना भी तो गलत है लीगली, ये तो गैर कानूनी है, तो कहेंगे हाँ गैर कानूनी होगा, पर समझ रहे हो ना, ये आप समझिए कि अगर आप पहले से सच्चाई का सवाल न पूछें कि क्या हुआ, सच्चाई हर वक्त ठोस होती है, द ट्रूथ इज ऑलवेज कॉन्क्रीट। अगर यहां से बात शुरू न करें और पहला जो स्टेटमेंट आप भेजते हैं सारी दुनिया में, क्योंकि आजकल कोई ऐसी चीज होती तो है नहीं कि मैंने यहां कहा और यहीं रुक गई, वो तो हर जगह हर गली कूचे में वो बात पहुंच जाती है। तो आप कहते हैं कि 8 आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन के सिमी के लोग जेल से भागे और उन्हें मार दिया गया, तो आप यही कह रहे हो कि उनको मार दिया गया, बात वहीं खत्म हो गई, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट अस गो ऑन विद आवर नॉर्मल लाइफ्स। लेकिन इस वाक्य में ही सच्चाई और सच्चाई को किस तरह से सच्चाई के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया जा रहा है, ये इस वाक्य में ही साफ है, निहित है। और ये मीडिया के थ्रू सरकार की तरफ से और एजेंसीज की तरफ से, जिसके बारे में पिछले वक्ता ने इतना हमें डिटेल में बताया, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मैंने मीडिया के एक एंकर, जिस मीडिया के साथ अभी बहुत दिक्कत कल से होने वाली है, और कल उनको भी ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है, यही सरकार कर रही है, लेकिन उसी मीडिया पर, उसी चैनल पर एक एंकर को बोलते सुना कि टेक्निकली दे वर नॉट टेररिस्ट्स। टेक्निकली जब किसी ने बोला कि ये टेररिस्ट के साथ आप क्यों सिंपैथाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला टेक्निकली दे वर नॉट टेररिस्ट। क्या मतलब है टेक्निकली? ये क्या कौन सा कैटेगरी, आप समझाइए मुझे। ये लॉ में, लॉ के हिसाब से जाते हैं, स्टेट लॉ के हिसाब से, स्टेट लॉ के हिसाब से ये क्या कैटेगरी है टेक्निकली, कि टेक्निकली आप नहीं हैं लेकिन फिर हैं और फिर नहीं है और हैं और नहीं, मतलब हो क्या रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब ये एक चीज कही जाती है किसी टेलीविजन चैनल पर कि टेक्निकली ये टेररिस्ट नहीं थे, तब एक्चुअली आप कह रहे हैं कि रियली ये टेररिस्ट थे। और फिर से बात वही आप कह रहे हो, अगर टेररिस्ट थे और टेररिस्ट थे तो मतलब ये एक क्या है, तो सवाल उठता है कि अच्छा टेररिस्ट थे तो क्या थे, मतलब ये क्या 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 रहे हैं आप, टेररिस्ट थे। तो आप कुछ इस तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई ऐसी छवि उभर कर आए कि ये एक बहुत ज़्यादा घिनौना वायलेंस, घिनौना कुछ खून खराबा करने वाले लोग हैं, और इतना घिनौना और इतना खतरनाक कि उससे आतंक पैदा हो, यानी कि आतंक या टेरर हमारे दिल में पैदा होगा, और ये लोग इस तरह की चीज़ को पैदा करने के लिए जिम्मेवार हैं। और इसलिए जो इतना डरावना कोई एक चीज़ हमारे अंदर पैदा करते हैं, तो उनके साथ भी उतना ही डरावना होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्टिव वायलेंस उधर, वो सब्जेक्टिव वायलेंस वो करते हैं, हम भी करेंगे, और वायलेंस इधर से वायलेंस उधर से वायलेंस, उस पूरे एक जैसे एक आग की लपटें हुई और उसमें सब जलकर राख हो जाएगा, और फिर से हम नॉर्मल लाइफ हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए। इनको मार दिया गया तो वो तो बस ये तो इनका तो मरना ही काम था। तो यही मतलब ये कहने का कि 8 आउटलॉड सिमी के टेररिस्ट जेल से भागे और उन्हें मार दिया गया, कहे आप कह रहे हैं कि इनका तो मरना ही काम था, मरना ही इनकी नियति थी, मर गए, हम लोग अपनी जिंदगी जिए और सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक चल रहा है। इंडियन स्टेट, इंडियन नेशन स्टेट बिल्कुल अपने रास्ते पर है, लेकिन ये बात इतनी आसानी से फिर भी पची नहीं। उन्हीं श्रेणियों में, उन्हीं क्लासेस में, उन्हीं लोगों में नहीं पची जो इसी स्टेट को एक तरह से, इसी स्टेट का अंग है, और इस स्टेट को पूरी तरह से, इसके वायलेंस को, इस स्टेट के खुद के आतंक को पूरा उसको मजबूती से उसको अपने कंधे पर लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हीं को नहीं पची, क्योंकि कहीं पर आज के दौर में, और यही मेन पॉइंट है, आज के दौर में, इस बीजेपी सरकार के दौर में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि
और यहाँ ये मुझे लगता है कि मुलायम, मायावती वगैरह वगैरह वाला जो पूरा विश्लेषण है, उससे हमें थोड़ा अलग तरीके से इस बात को देखना पड़ेगा कि बीजेपी की सरकार में एक इस तरह की सरकार हमारे सामने है जो सिर्फ झूठ बोलती नहीं, हर सरकार झूठ बोलती है, हर सरकार झूठ बोलती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर ये झूठी सरकार है। हमें फर्क करना पड़ेगा बिटवीन गवर्नमेंट्स व्हिच लाई एंड अ फॉल्स गवर्नमेंट। क्या मतलब है मेरा? मतलब ये है कि ये जो सरकार है ये एक तरीके से कभी सरकार का जो काम है कि स्टेट के पावर और लॉ का पहले एग्जीक्यूटिव अपना अथॉरिटी ले और फिर अथॉरिटी का वो इस्तेमाल करेगी अपने ही फायदे के लिए और अपने जो जिस चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है उसको कुछ लॉ के माध्यम से और कुछ लॉ के बाहर, लेकिन दोनों को मिलाकर ये सरकार उससे थोड़ा और आगे निकल गई या उससे पीछे रह गई, जैसा भी आप देखना चाहें। इस सरकार ने ये किया कि एक तरीके से सरकार को समाज से जोड़ दिया, यानी कि सरकार जो है ये अब सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव नहीं है जिसको इलेक्ट किया गया है। सरकार जैसे एक समाज है, जो समाज हिंदू है, जो समाज एक अजीब तरीके का ये गौरक्षक वाला जो पूरा जो किस्सा चला है अभी कुछ समय से, उससे एक अजीब तरीके का हिंदू और हिंदू का भी एक खास तरह का बहुत ही अंधा जैसा एक तरीका है पूरे धर्म को सामने लाने का। उस छवि से समाज की एक जो छवि है या समाज की जो आवाज है, सरकार जैसे समाज की सरकार, इस तरह के समाज की सरकार बन गई। इट्स अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी। और जब गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी बनता है तो गवर्नमेंट ऑफ लॉ का जो एक दूसरे सरकारों के साथ, कांग्रेस से लेते हुए दूसरे सरकारों के साथ, और हर सरकार में फर्क करना पड़ेगा, मायावती से मुलायम का और मुलायम से कांग्रेस का भी फर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां भी ठोस सच्चाई का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर मान ले कि हर सरकार ढोंग करती है कानून का, लॉ का, लेकिन यहां पर तो वो भी नहीं। जब समाज की सरकार बन जाती है, समाज के एक हिस्से की सरकार बन जाती है, तब वो ढोंग भी नहीं बचता, तब लॉ इज रिप्लेस्ड बाय डिक्री। आज वो दौर है, लॉ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिक्री। वो आरएसएस की डिक्री हो सकती है, लेकिन वो रास्ते पर चलते हुए किसी भी उसकी डिक्री हो सकती है जो डिक्री को एनफोर्स करने की गुंडागर्दी वाली ताकत रखता है, चाहे वो गौरक्षक हो चाहे कोई और। तो ये एक नया दौर है। और मुझे लगता है जब हम आप लोगों की इस मीटिंग में जब फैशीवाद वगैरह के बाद आप हमारे समाज और देश के बारे में आप जो बात छेड़ रहे हो, तो वहाँ इस ठोस विश्लेषण को के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि लेकिन वो जानते हैं आप कौन हैं। आप ढूंढ रहे हैं कि सही राजनीति कौन सी है इस मुश्किल दौर में, लेकिन वो जानते हैं आपकी राजनीति क्या है और उस राजनीति के खिलाफ आपको किस तरह से जेल में बंद करना है, आपको एनकाउंटर में मारना है और आपको सुबह शाम परेशान करना है, जैसे जेएनयू के लोगों के साथ किया जा रहा है। वो आपको जानते हैं, आप खुद को जाने ना जाने। और इस तरह से एक एब्स्ट्रैक्शन को सच्चाई बनाकर आप ही पर उसके वायलेंस को थोपा जाता है, या उस वायलेंस उस चोट को आपको सहना पड़ता है। तो इन हालात में हमें, मुझे लगता है, फिर से याद करना पड़ेगा उस गधे की, और हम लोग अपने आप को मतलब कम से कम गधे की स्थिति में तो लाएं कि इतना तो समझे हम सब लोग, और वहां पे कंसेंसस चलेगा, वहां पे कंसेंसस चलेगा कि हम लोग सब गधे हैं, लेकिन गधे होने पर हम इतना समझते हैं कि सच्चाई ठोस होती है। गधे होने पर तो गधा कंक्रीट, गधा ठोस। इतनी बात अगर कर ले तो शायद आजादी संभव है, नहीं तो नहीं। और आखिरी बात यह है कि यहाँ पर इसी जगह कुछ दिनों पहले मैं था, स्टूडेंट्स के साथ ही था, जब यहाँ पर वाइस चांसलर साहब और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक जद्दोजहद हो रही थी और बहुत कुछ हो रहा था। मैं आसपास था
बातचीत हुई थी, तब से लेकर आज तक नजीब के बारे में यहाँ मुहिम चल रही है, नजीब का पता न चला। लेकिन एक ठोस रियल मोमेंट जिस दिन मैंने यहाँ कम से कम देखा था, बहुत सारे लोग थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, ऑर्गेनाइजेशन से अलग लोग थे, स्टूडेंट थे, कुछ टीचर भी थे, कुछ ही थे पर थे। तो एक ठोस, वो एक रियल मोमेंट था। मुझे लगता है उस रियल मोमेंट को भूलना नहीं चाहिए हमें। उस रियल मोमेंट में जो डिमांड था वो आज भी रियल डिमांड है कि नजीब के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, कहां से हुआ, क्या हुआ। इस सवाल से हमें मुंह मोड़कर कोई एब्स्ट्रैक्ट, मतलब नजीब को हम अभी से मेटाफर न बनाएं, उसको अभी से रूपक या कोई मिसाल सीधे सीधे न बनाएं। मिसाल तो वो है ही कि उनके साथ जिस तरह का मेजॉरिटेरियन वायलेंस हुआ, और मेजॉरिटेरियन होने के नाते कम्युनल, उसकी तो मिसाल है। फिर भी क्योंकि हमें पूछते रहना पड़ेगा बिना पलक झपके कि क्या हुआ या क्या हो रहा है, और जब तक इसका जवाब न मिले तब तक हमें अपनी एकाग्रता, हमें बने रहना है।